वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेयसेट क्लासेस। आज हम एक नया फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। हमने सॉल्वेंसी रेशियो में 3 रेशियो कवर कर ली थी, डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो। सिर्फ एक रेशियो बचता है हमारा इसमें, दैट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में हमारे को जो फॉर्मूला करना है, देखो बेटा फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है। क्या है फॉर्मूला? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन लोन्स, बोरोइंग्स या फिर डिबेंचर्स। प्रॉब्लम क्या है, कुछ क्वेश्चंस में आपके पास ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन होगा एज इट इज। वो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल होते हैं। इसमें 2 ही तरह के क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक पे। एक में प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन होगा। अगर आपको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन है तो आपको यहां सीधा वैल्यू पुट करनी है। अपॉन में क्या आना है? इंटरेस्ट ऑन लोन्स, बोरोइंग्स या फिर डिवेंचर। जो आपको क्वेश्चन में बताया होगा कि हमने इतने लाख का लोन दिया हुआ है या इतने लाख के डिबेंचर इशू किए हुए हैं जिसपे इंटरेस्ट रेट आपको गिवन होगा, ऐसा गिवन होगा कुछ लाइक आपको दिया हुआ है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज इक्वल टू 10 लाख। ठीक है, उसके बाद आपको क्वेश्चन में गिवन होगा 10% डिबेंचर, ये 10% लोन आपको कितने का दिया होगा? सपोज ये गिवन है 50 लाख या 5 लाख कर लेते हैं हम इसे। आपको कहा कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। क्या निकालना है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में मैंने जब फॉर्मूला पुट किया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये गिवन है PBIT यानी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसको कभी कभार EBIT भी बोल देते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। वैल्यू पुट करी 1 लाख। अपॉन में क्या आना बेटा? इंटरेस्ट कितना है? 10%। किसका? 5 लाख का। कितना है? आंसर निकाल देंगे 2:1। कोई प्रॉब्लम इसमें? इसका जो आंसर होता है बेटा, ये रेशियो में ड्रॉप नहीं होता, इसको हम लिखते हैं टाइम्स, 2 टाइम्स। समझ आ गई बात? कोई प्रॉब्लम इसमें? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आपके पास क्वेश्चन में प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स नहीं गिवन है, दूसरा ऑप्शन क्या होता है? ये दे देते हैं आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हमें चाहिए बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और दे दिया क्या? आफ्टर टैक्स। सपोज आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है 1 लाख। ठीक है, टैक्स रेट आपको दिया है 20%, सॉरी टैक्स रेट इज 50%, राइट। और उसके बाद आपको क्या कहा? 10% डिबेंचर ऑफ ₹5 लाख, ऑफ ₹5 लाख। अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है बेटा? मेरे को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया, मुझे चाहिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ऐसे क्वेश्चन में मुझे सॉल्यूशन करते टाइम कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। आपको डिटेल में अगर पढ़ना है कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, वो मैंने मेन क्लास में कराया था। अभी सीधा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो समझा रहा हूं। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट मेन क्लास में आपको मिल जाएंगे बाद में। इसमें जब भी मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा, सबसे पहले मैं निकालूंगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या निकालूंगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे प्रॉफिट, आप लिखेंगे पूरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि मैं यहां लिख रहा हूं, आप नहीं लिखेंगे, आप सीधा वैल्यू पुट करेंगे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन 100 माइनस टैक्स रेट इनटू 100। ये मैंने आपके लिए लिख दिया, आप वहां पे नहीं लिख के आएंगे फॉर्मूले को, आप वैल्यू पुट करेंगे 1 लाख अपॉन 100 माइनस 50 इंटू 100, ये आ जाएगा आपका 2 लाख।
क्लियर? ये आ गया क्या? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फॉर्मूले में चाहिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब मैं यहां से निकालूंगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज इक्वल्स टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस इंटरेस्ट। प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस इंटरेस्ट। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आया मेरा? 2 लाख। इंटरेस्ट कितना आएगा? 5 लाख का 10% 50,000 250। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस 2 लाख 50,000। अब मैं निकालता हूं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस 250, इंटरेस्ट इज 50, तो ये आ जाएगा 5 टाइम्स। समझ आया? आपके पास इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के ऊपर यही 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तीसरा क्वेश्चन आता नहीं है ना हमारे सिलेबस में। तो आपको ध्यान रखना है, अगर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन है तो सीधा वैल्यू पुट करें। आफ्टर टैक्स है तो पहले बिफोर टैक्स निकालें फॉर्मूले से, फिर उसमें इंटरेस्ट प्लस करें, दैट इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर उसके बाद इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में वैल्यू पुट करें, दैट इज योर आंसर। इज इट ओके? कोई प्रॉब्लम? सॉल्वेंसी रेशियो हमारी यहां पे एंड अप होती है। नेक्स्ट रेशियो जो हमने स्टार्ट करनी है दैट इज टर्नओवर रेशियो। हाँ जी बेटा, देखो अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं रेशियोज चैप्टर में, दैट इज द एक्टिविटी रेशियो। हमने 2 कॉन्सेप्ट कवर कर लिए इस चैप्टर में। सबसे पहला हमने क्या किया था इस चैप्टर में? लिक्विडिटी रेशियो, जिसमें 2 रेशियो करी, करंट रेशियो, क्विक रेशियो। फिर हमने सॉल्वेंसी रेशियो अभी एंड अप किया, 4 पार्ट थे उसके। सबसे पहला डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्टिविटी रेशियोज में। सबसे पहला रेशियो दैट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। बेटा इस पार्ट में भी हमें 4 फॉर्मूले करने हैं और इसको एक्टिविटी रेशियो के साथ साथ टर्नओवर रेशियोज भी बोलते हैं। हमें करना है सबसे पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। बेटा जब भी टर्नओवर रेशियोज आएंगी, ध्यान से समझना, बीच में टर्नओवर वर्ड आएगा तो उसका फॉर्मूला बनाते टाइम एक चीज याद रखना, न्यूमरेटर में टर्नओवर ही आती है। टर्नओवर का मतलब क्या होता है? सेल्स। टर्नओवर का मतलब अकाउंट्स में होता है सेल्स। अब न्यूमरेटर में तो टर्नओवर यानी कि सेल्स ही आएगी, और डिनोमिनेटर में आता है एवरेज ऑफ फर्स्ट वर्ड। क्या आता है? एवरेज ऑफ फर्स्ट वर्ड। अगर मैं न्यूमरेटर में बात करूं, यहां पे आता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज। आपको क्या होगा? एवरेज ऑफ फर्स्ट वर्ड यानी एवरेज इन्वेंट्री। अब बच्चा कहता है सर आपने यहां पे कहा कि न्यूमरेटर में क्या आता है? सेल्स। तो ये आरएफओ का मतलब आपको अगर मैं बताऊं, आरएफओ सेल्स को ही बोलते हैं। हम नॉर्मल ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट जब बनाते थे तो वर्ड यूज करते थे सेल्स, पर जब हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल जो आपने बनाया भी है, उसमें हम वर्ड यूज करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सेल वर्ड यूज नहीं होता। अब सेल को रिप्लेस कर दिया इन्होंने, इसको बोला जाता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आरएफओ जिसे हम बार बार बोलते हैं। तो न्यूमरेटर में सेल्स आ गई, पर कौन सी सेल है? कॉस्ट ऑफ सेल। सेल और कॉस्ट ऑफ सेल में फर्क होता है, आपको पता है? मैंने ये मार्कर 20 का खरीदा, 25 का बेचा, सेल्स कितने की है? 25। सेल्स है मेरी 25, कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है? 20। जो बेचा उसकी कॉस्ट, दैट इज कॉस्ट ऑफ सेल। तो यहां पे मुझे क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कॉस्ट ऑफ सेल। तो अगर मैं कॉस्ट ऑफ आरएफओ यानी कॉस्ट ऑफ सेल अगर निकालना चाहूं, इसमें मुझे एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला दिमाग में आता है, आरएफओ माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। मतलब अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मैंने ये मार्कर कितने का बेचा? 25। इस पे प्रॉफिट कितना कमाया? 5। तो मेरी कॉस्ट कितने की होगी?
25 माइनस 5, कॉस्ट कितने की होगी? जितने का बेचा उसमें से प्रॉफिट माइनस कर दिया। आरएफओ मतलब सेल, सेल में से प्रॉफिट माइनस कर दूंगा तो क्या कॉस्ट आ जाएगी? कोई प्रॉब्लम इस फॉर्मूले में? बहुत ही सिंपल फॉर्मूला लगता है मुझे, पर लॉजिकली सोचा जाए तो जैसे जैसे इस फॉर्मूले में या आगे चैप्टर में चलेंगे तो बच्चा कंफ्यूज होता है, सर ये फॉर्मूला समझाना, अरे इसमें क्या समझाऊं? कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट इज इक्वल टू सेल माइनस प्रॉफिट। ठीक है, एक फॉर्मूला हमारा इसमें और भी आता है, कॉस्ट ऑफ आरएफओ का एक और फॉर्मूला बेटा, आप सबने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया 11th क्लास में, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला किया था वहां पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यानी कि कॉस्ट ऑफ सेल ही तो है वो, कॉस्ट ऑफ सेल मतलब कॉस्ट ऑफ आरएफओ। जिसको नहीं याद है 11th का छोड़ दो, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट तो पता होगा। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट अगर वो भी नहीं पता तो समझ लेना बेटा, क्योंकि कुछ रिएक्शन ऐसे आ रहे हैं कि सर हमने 11th में कुछ नहीं किया। तो आप अब याद कर ले, मैं इस फॉर्मूले को वैसे ट्रेडिंग वाला फॉर्मूला ही बोलता हूं, कॉस्ट ऑफ आरएफओ का। ये देखें क्या था फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक यानी कि ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज। नेट परचेज का मतलब परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करने के बाद जो आती है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये भी आरएफओ का फॉर्मूला है। अब इस पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ओपनिंग स्टॉक सबको पता क्या होता है, परचेज, नेट परचेज है मतलब परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करने के बाद। अब ये वर्ड यूज करते हैं रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न मतलब वापसी, आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ। बाहर की तरफ रिटर्न कौन सी होगी? जो पहले खरीदी होगी, तो वो परचेज रिटर्न ही तो है। समझे बात को? रिटर्न आउटवर्ड का मतलब भी क्या होता है? परचेज रिटर्न। तो नेट परचेज में हम क्या लेते हैं? परचेज माइनस परचेज रिटर्न, या रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं उसको। क्लियर? अब बात आती है सर डायरेक्ट एक्सपेंस, ये कौन से होते हैं बेटा? मैंने पहले भी आपसे बहुत बार डिस्कस किया है। डायरेक्ट एक्सपेंस मींस फैक्ट्री एक्सपेंस। फैक्ट्री के जितने भी खर्चे होते हैं बेटा वो सब आते हैं यहाँ पे। अब बच्चे को कंफ्यूजन होता है फैक्ट्री के खर्चे कौन से होते हैं बेटा? वेजेस और सैलरी में कौन सा फैक्ट्री का है? वेजेस, क्योंकि फैक्ट्री में मजदूर काम करते हैं, एम्प्लॉइज ऑफिस में काम करते हैं। ठीक है, वेजेस जो है वो फैक्ट्री का माना जाता है, सैलरी फैक्ट्री का खर्चा नहीं माना जाता। तो आप वेजेस लेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस में, सैलरी नहीं लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं ये कंफ्यूज कैसे करते हैं। आपको दे देंगे वेजेस एंड सैलरी ₹3000, तो इसको लू या ना लू? ये तो मिक्स हो गया सर। आपको फर्स्ट वर्ड पे फोकस करना है। अगर पहला वेजेस है तो ये आएगा, और अगर पहला सैलरी है तो ये नहीं आएगा, क्योंकि हमने फैक्ट्री का खर्चा कौन सा माना? वेजेस है, सैलरी नहीं है। तो हम पहले वर्ड पे फोकस करेंगे। अगर पहला वर्ड वेजेस है इसका मतलब ये फैक्ट्री का खर्चा है, और अगर पहला वर्ड सैलरी होता तो ये फैक्ट्री का खर्चा नहीं है, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस में नहीं आएगा, तब ऐड नहीं करेंगे। इज इट ओके? अब ये कंफ्यूज करते हैं हमें कैरेज इनवर्ड, कैरेज कैरेज इनवर्ड जो है, कैरेज का मतलब किराया, इनवर्ड मतलब जब खरीद के लाए, आउटवर्ड मतलब जब बेचा। जब खरीद के लाए तो रॉ मटेरियल आता है, वो कहाँ आता है? फैक्ट्री में, तो ये फैक्ट्री का खर्चा है। आउटवर्ड यानी कि जब बेचा, बेचते फैक्ट्री से नहीं है कभी भी माल, ऑफिस में जाता है वहां से बिकता है, तो ये फैक्ट्री का खर्चा नहीं है, ये इंक्लूड नहीं होगा डायरेक्ट एक्सपेंस में। समझ आ गई बात? इनवर्ड आएगा, आउटवर्ड नहीं आएगा। क्लियर? इसके अलावा कोल, फ्यूल, पेट्रोल, ये सब तो फैक्ट्री में यूज होता है, मशीनों में। ठीक है, अगर वो कहते हैं इंपोर्ट ड्यूटी, वो भी फैक्ट्री में ही लगती है। गुड्स जो खरीद के ला रहे हैं इंडिया के बाहर से, उस पे जो टैक्स लग रहा है वो रॉ मटेरियल इंडिया उसमें आएगा फैक्ट्री में, तो वो भी किसका खर्चा माना जाता है? ऑक्ट्रॉय, जिसको आप हिंदी में कहते हैं चुंगी, टोल टैक्स, वो सब भी फैक्ट्री में गुड्स लाने के लिए आपको बॉर्डर क्रॉस करने पड़ते हैं, स्टेट बॉर्डर्स, उस पे जो टैक्स दिया जाएगा वो भी इंक्लूड होगा। इज इट ओके? समझ आ गई बात? तो ये सब हमारे कौन से? डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, वी विल गेट कॉस्ट ऑफ आरएफओ। कोई प्रॉब्लम नहीं? अब इधर देखेंगे बेटा, अपॉन में क्या है? एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री
प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन इन्वेंट्री का मतलब समझते हैं, स्टॉक। आपको स्टॉक 2 बार का दिया होगा, साल के शुरुआत का, साल के आखिरी का, दोनों को ऐड करें अपॉन 2, यू विल गेट द एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ आरएफओ अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और इसका जो आंसर आएगा हम उस आंसर को ड्रॉप करेंगे इन टाइम्स। इसका आंसर हम ड्रॉप करेंगे इन टाइम्स। इज इट ओके? समझ आ गया जी? एक छोटा सा पॉइंट जो आपको इस न्यूमेरिकल में तंग करेगा वो ये है बेटा, ध्यान से देखना। आपको कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकालते टाइम ये क्या करेंगे, आपको जैसे दिया आरएफओ इज इक्वल्स टू 12 लाख, ठीक है। जीपी दे दिया, जीपी इज इक्वल्स टू 10%। बेटा एक बात बताएं, क्या आप जीपी निकाल सकते हैं? जीपी कितना दिया है? 10%। आगे कुछ नहीं लिखा, नहीं लिखा होता तो जीपी यानी प्रॉफिट किस पे निकलता है? सेल पे तो निकलता है, और सेल गिवन है, तो इसका 10% कितना आ जाएगा? 120। This minus this, you will get cost of RFO. Cost of RFO is equal to 12 lakh minus 120. It is 10 lakh 80,000. ये तो हो गया केस 1, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सर इसमें तो, ठीक है। आगे सुनना क्या होगा केस 2 में। ये क्या करेंगे, आपको RFO दे देंगे 12 लाख, ठीक है। जीपी दे दिया 20% ऑन कॉस्ट। बेटा यहां कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब सेल है, और अगर ऑन सेल लिख भी देते तब भी मतलब वही था जी। अगर लिख दिया जीपी ऑन कॉस्ट, अब मेरे पास गिवन क्या है? सेल। आरएफओ मतलब सेल। मैं आपको इससे शॉर्टकट बता रहा हूं, लेंदी कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे हम, वो मैंने आपको मेन क्लास में समझाया था। अब सीधा वो समझेंगे हम कि करना क्या है। अगर मेरे पास जीपी ऑन कॉस्ट है, यहां पे गिवन क्या है? सेल्स। मुझे यहां पे जीपी निकालना, तो मैं क्या करूंगा? जीपी इज इक्वल्स टू, बेटा कॉस्ट अल्फाबेटिकली सी है, और अल्फाबेटिकली जाना कहां पे? परसेंटेज में से एस पे। सी से एस पे जाना है, अल्फाबेटिकली कुछ प्लस होगा, क्या होगा? ऐड होगा। तो मैं क्या लेने वाला हूं? जीपी इज इक्वल्स टू 20/100 लेता था ना जी, प्लस 20 कर दूंगा, क्योंकि सी से एस पे जाना, तो इनटू 12 लाख इंटू 12 लाख, ये हो जाएगा 20/120 इंटू 12 लाख 6, तो जीपी आ जाएगा हमारा 2 लाख। आरएफओ में से जीपी माइनस करेंगे, हमारा कॉस्ट ऑफ आरएफओ आ जाएगा जो हमें चाहिए। तो कॉस्ट ऑफ आरएफओ कितना हो जाएगा? 10 लाख। इज इट ओके जी? अब बेटा इस क्वेश्चन में तो यूज नहीं होना, पर फॉर फर्दर आगे यूज होगा कि अगर मुझे क्वेश्चन में गिवन है कॉस्ट ऑफ आरएफओ, क्या गिवन है? कॉस्ट ऑफ आरएफओ 12 लाख, और मुझे जीपी दिया हुआ है 20%। जीपी दिया हुआ है 20%, किसी पे नहीं बताया, तो जीपी हमेशा सेल पे होता है। यहां पे कॉस्ट है, यहां पे सेल्स है। अब मेरे को फोकस किस पे करना होता है? परसेंटेज पे। फोकस हमेशा, यहां पे भी फोकस परसेंटेज पे था। एस से सी पे जाना है, वापसी माइनस, तो क्या हो जाएगा? जीपी इज इक्वल्स टू 20/100 माइनस 20 इंटू 12 लाख। समझ आया? ये शॉर्टकट आपको तंग नहीं करवाएगा, अदरवाइज आप इसकी कैलकुलेशन में परेशान हो जाएंगे। बस आपको छोटी सी बात याद रखनी है कि जिस पे जो गिवन है परसेंटेज अगर उसी पे है तो सिमिलर नॉर्मल। यहां पे आरएफओ था, यहां पे सेल पे था, दोनों चीजें सेम है ना, तो सीधा उसका 10% निकाल दिया। ये कंफ्यूजन मत हो जाना, पता लगा हर जगह देखते ही कन्वर्ट करना शुरू कर दिया पागलों की तरह। यहां पे आरएफओ मतलब सेल है, और यहां पे क्या है? सेल। तो सीधा 10% निकालो नॉर्मल। 120 का 10%
12 लाख का 10% 120। अगर मेरे पास यहां कुछ और है और यहां कुछ और है तो परसेंटेज से कन्वर्ट करना, परसेंटेज पे फोकस रखना, सी से एस पे जाना है तो प्लस और एस से सी पे आना है तो माइनस, इससे आपका जीती निकलेगा। यू कैन कैरी ऑन विद द फॉर्मूला। समझ आ गई बात? यहां पे हमारा ये टॉपिक इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो खत्म होता है, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।